नमस्कार। मैं अवनीश बरनवाल एक बार फिर आपके सामने हूँ और आज ये पहला वीडियो है जिसमें आपको टेक्स्ट के साथ साथ मैं खुद भी दिख रहा हूँ। तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो पार्ट है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मनोरंजक भी है। चैप्टर का नाम है बाजार दर्शन और इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार के बारे में परिचय आपको मैं दूसरे वीडियो में दूंगा जहाँ पर जीवन परिचय दिए जाएंगे सारे। लेकिन यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैनेंद्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। त्यागपत्र, सुनीता, ये उनके उपन्यास। और जिन दो कहानियों की मैं बात करने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आपको उनके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार या कथाकार होने का ज्ञान होगा, उनमें दो चीज़ें हैं, दो कहानियाँ हैं जिनमें एक है अपना अपना भाग्य और दूसरा है पाजेब। अपना अपना भाग्य में बड़ी करुणा के साथ एक बच्चे को का चित्रण किया गया है कि किस तरह से वो कैसा उसका जीवन है, किस तरह से संघर्ष करते हुए और अभावों में अपनी ज़िंदगी जीते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी कहानी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वो है पाजेब। पाजेब कहानी में एक बच्चे के मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क का बहुत बेहतरीन वर्णन किया गया है। और एक जगह एक पाजेब रिलेटिव एक बच्चे की एक पाजेब लेकर आती हैं उनके घर में किसी को देने के लिए। एक पाजेब का मतलब एक जोड़ा पाजेब, और दो होती हैं, दोनों पैरों में पहनी जाती हैं। तो वो पाजेब देकर चली जाती हैं और बाद में घर में जब खोजा जाता है तो पता चलता है कि केवल एक ही पाजेब वहाँ मिलती है। फिर सबका शक उस बच्चे की तरफ जाता है और उन्हें लगता है कि इस बच्चे ने शायद चोरी कर लिया होगा। उस बच्चे को बुलाया जाता है, उसे डांट फटकार कर उससे पूछा जाता है और वो बच्चा कुछ देर के बाद बता भी देता है कि हाँ, पाजेब मैंने ही ली थी। फिर उससे पूछते हैं कि क्या की तुमने, फिर वो कहता है कि नहीं, मैंने बेच दी है। फिर वो कहते हैं किसको बेची, वो दुकानदार का नाम भी बता देता है। तो फिर उससे बोला जाता है कि जाओ तुम ये पैसे लेके जाओ और वापस लेके आओ। फिर वो कहता है कि नहीं, अगर वो नहीं देगा तो क्या होगा। इस कशमकश में कहानी चलती रहती है। कुछ दिनों के बाद जो उस बच्चे की बुआ जी होती हैं, जो पाजेब लेके आई होती हैं शुरुआत में पहली बार, वो आती हैं और कहती हैं कि ये देखो, गलती से एक पाजेब मेरे पास ही रह गई थी, दूसरी मेरे पास है। यानी वो पाजेब दी ही नहीं थी, एक ही दी थी उन्होंने, दूसरी चोरी हुई ही नहीं थी। और उस बच्चे से पूछा जाता है और बच्चा हाँ, लोगों के दबाव में आकर उसकी क्या मनोवैज्ञानिकता दिखाने की कोशिश की है राइटर ने, वो क्या सोचता है, वो हाँ भी कर देता है और बाद में ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो बड़े ही अच्छे तरीके से इस कथानक को पिरोया गया है। यहाँ जो चैप्टर है बाजार दर्शन, ये कोई कहानी जैसा नहीं है, ये एक लेख है। लेख में आपको जानकारी देने की भी कोशिश की गई है और आपका मनोरंजन भी साथ साथ हो सकेगा, इस तरह का ये पाठ है। मैं आपको बता दूं कि पाठ का नाम है बाजार दर्शन। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर बाजार क्या है, किस तरह से बाजार हमारा इस्तेमाल करता है या हम बाजार का उपयोग कैसे करते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा और क्या उसके लाभ और हानियाँ हैं। बिल्कुल निबंध की तरह से लिखा हुआ ये पाठ है, लेकिन साथ ही साथ आपको कहानियों के साथ आपके मनोरंजन को बनाए रखता है, आपको जोड़े रखता है। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। ढेर सारे बंडल लेकर के वो वहाँ से वापस आते हैं। मैंने कहा यह क्या है? उन्होंने बोला यह जो साथ थी, यानी अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये साथ थी इसलिए इतना सब लेना पड़ा। उनका मतलब था कि ये पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। कायल होना यानी किसी के फेवर में हो जाना, किसी की बात से अग्री कर लेना। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। आदिकाल से यानी फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही ऐसा माना जाता है कि शॉपिंग करने के लिए पत्नियां ज़्यादा जिद करती हैं। यानी औरतों को माना जाता है, कई बार मजाक मजाक में कहते हैं कि पत्नी और शॉपिंग ये दोनों पर्यायवाची हैं, ये सिनोनिम्स हैं। यानी माना जाता है कि औरतें जो है वो ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, पुरुष भी करते हैं, लेकिन ऐसा एक
माइंडसेट बना दिया गया है कि नहीं, औरतें ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, क्योंकि घर उन्हीं को संभालना होता है, तो घर की जो ज़रूरतें हैं वे उन्हें पता होती हैं, वे ही पूरी कर सकती हैं। शायद इसलिए भी उन्हें शॉपिंग करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ उनके साथ जोड़ दिया गया कि वे शॉपिंग करने की शौकीन होती हैं। कहते हैं कि जिस तरह से हम लोग किसी शहर, कहीं किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ की जगहों के नाम याद रखते हैं कैसे, तो जो औरतें होती हैं वो उन जगहों के नाम नहीं याद रखती हैं। वहाँ की जो साड़ी की दुकानें हैं या जो ज्वेलरी की दुकानें हैं, उन दुकानों के नाम से याद रखती हैं कि किस जगह पर वो दुकान है, उससे उन्हें याद रहता है। तो वहाँ भी अल्टीमेटली शॉपिंग की ही बात है। यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। कह रहे हैं कि बस अगर व्यक्तित्व की बात होती तो किसी के भी व्यक्तित्व में आ सकती थी ये बात कि शॉपिंग वो करना उसका नेचर है, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यानी वो स्त्री है, वो महिला है, इसलिए शॉपिंग कर रही है, अन्यथा कोई भी कर सकता है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? वो कहते भी हैं कि अगर स्त्री जो है वो माया नहीं जोड़ेगी तो क्या मैं जोड़ूंगा। यानी इस तरह से वो बताना चाहते हैं कि औरत है तो वो माया जोड़ेगी। यानी माया जोड़ने का मतलब, माया क्या है? पैसे हैं, घर है, जो अपने आराम की चीजें हैं, ये सारी चीजें माया हैं। ठीक। फिर भी सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। ओट लेने का मतलब सहारा लेना, किसी के पीछे होकर के किसी काम को करना। मतलब काम भले हम कर रहे हैं लेकिन किसी का सहारा लें कि इनकी वजह से मैंने किया, तो ये हो गई बात किसी का ओट लेना, किसी का सहारा लेना। ठीक है। अब कहते हैं कि ये बात तो है ही है कि पत्नी की ओट ली जाती है, लेकिन मूल में, इसकी जड़ में, इसका जो रूट है, वहां पर एक और तत्व है, एक और एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो महिमा। कह रहे हैं कि उस एक और तत्व की महिमा सविशेष है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक और तत्व की महिमा, यानी एक और तत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस शॉपिंग की कड़ी में, और वो तत्व है मनी बैग, यानी पैसे की गर्मी। यानी शॉपिंग का किसी व्यक्ति से, स्त्री या पुरुष से लेना देना उतना नहीं है, उसका उतना रोल उसमें नहीं है जितना इस बात से है कि उस व्यक्ति के पास पैसे कितने हैं, उसके मनी बैग में पैसे कितने हैं, उसके अनुपात में वह शॉपिंग करेगा। पैसा पावर है, आज के समय में तो और भी ज्यादा, जिसके पास पैसा वही ताकतवर। तो पैसा पावर है, लेकिन ये पावर दिखेगी कैसे? मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और उन पैसों को आपने अपने अकाउंट में रख रखा है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप इतने पावरफुल हैं? उनको पता हो, इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। पैसा पावर तो है, लेकिन उसके सबूत में आसपास माल टाल जमा ना हो तो क्या वह खाक पावर है? अगर आपके आसपास माल टाल जमा होने का मतलब कोठी बनवा लेना, बंगले आपके पास होना, गाड़ी बड़ी सी खड़ी होनी। हाँ, आजकल मोबाइल फोन तक स्टेटस हो गए हैं। आपका फोन, आपकी कार, आपका घर, ये बताता है कि आप कितने पैसे वाले हैं। तो ये एक स्टेटस सिंबल हो चुके हैं आज का, ये चीजें हो चुकी हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो उसका पावर कैसे लोगों को पता चलेगा? जब उसके सपोर्ट में आप सामान जमा करेंगे। वो सामान जमा नहीं है मतलब आपके पास पावर नहीं है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, बैंक में तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितने पैसे हैं, लेकिन हर कोई आपका बैंक अकाउंट नहीं देखेगा। तो वो क्या देखेगा? मकान बना हुआ है, कोठी बनी हुई है, एक वर्ड आया है, एक शब्द आया है परचेजिंग पावर। परचेज मतलब खरीदना, खरीदने की ताकत। पैसे में जो परचेज करने की ताकत है, जो खरीदने की ताकत है, उस ताकत का जब हम प्रयोग करते हैं तभी हमें उसका पावर पता चलता है। जैसे आप कहीं कोई किसी बड़े गाड़ी के शोरूम में जा रहे हैं और वहाँ पर कोई अच्छी गाड़ी आपको पसंद आ जाती है, आपके पास उतने पैसे हैं, आपने वहाँ डिपॉजिट किए और वो गाड़ी आपकी। उसको परचेज करने में पैसे की पावर पता चल रही है। आपके पास कितना पैसा है, उस पैसे में कितना पावर है, आप कितनी लंबी, कितनी बड़ी गाड़ी आप खरीद सकते हैं, ये उस पैसे की शक्ति है। आपका घर कैसा होगा, कितना सुंदर और कितना बड़ा होगा, कितना आलीशान होगा, ये उस पैसे की परचेजिंग पावर है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। संयम मतलब जिनके अंदर ज्यादा लोभ लालच नहीं होता, ज्यादा अपने आसपास की चीजें इकट्ठी करने का शौक नहीं होता है। यानी बिना किसी मोह माया में फंसे हुए, बिना किसी
दिखावे के, बिना कोई शो ऑफ किए हुए जो रह जाते हैं, जिन्हें अपनी इंद्रियों पर, तो संयमी मतलब क्या, जिन्हें अपनी इंद्रियों पर, अपने अंगों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल हो। जैसे चाहते हैं आप भी एयर कंडीशन होम में, घर में रहना, लेकिन आपका अपनी इंद्रियों पर, अपने अंगों पर कंट्रोल है कि नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, हम सामान्य पंखे में काम चला लेंगे, यानी आप संयमी हैं। संयम मतलब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। तो जो लोग संयमी होते हैं, जिनके अंदर ये संयम की भावना होती है, वे लोग क्या करते हैं, फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वो मानते हैं कि ये सामान फिजूल है, मतलब फिजूल का मतलब बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है ले आने का। ऐसे लोग पैसा बहाते नहीं हैं। पैसा बहाने का क्या मतलब है, पैसा कोई लिक्विड तो है नहीं, वो उसे आप छोड़ देंगे और वो बहता हुआ चला जाएगा पानी की तरह से। पैसा बहाने का मतलब होता है बिना सोचे समझे खर्च कर देना। कहीं अगर 1,000 रुपए का काम है, तो वहां अगर आपने 5,000 रुपए खर्च कर दिए तो आपने पैसा बहाया, यानी बिना सोचे समझे, कई बार बिना जरूरत के ज्यादा पैसा खर्च करना। तो लोग पैसा बहाते हैं। लेकिन जो लोग संयमी होते हैं, वे लोग पैसा बहाते नहीं हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। वे बुद्धि और संयम के साथ पैसे को जोड़ते जाते हैं, यानी कमा तो रहे हैं, लेकिन उनके पास बुद्धि है, वे समझदार हैं, संयम भी है, वे पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, उनका अपने अंगों पर नियंत्रण है। और फिर क्या होता है कि वो पैसे इकट्ठा करते जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते चले जाते हैं। वो पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उनके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। दरकार एक शब्द आया है, दरकार का मतलब आवश्यक। तो वे, उनको पता है कि पैसे में कितनी ताकत है, इसलिए वे, आपको यहाँ पर एक उदाहरण समझाना चाहूंगा कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, तो उससे अपना पैसा शो करने की जरूरत नहीं है, अपना दिखावा करने की जरूरत नहीं कि मेरे पास इतने पैसे और मुझे खरीद ये चीजें मिल जाएंगी। ये तो वे करते हैं जिनके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जिनके पास, जो बुद्धिमान हैं, जो संयमी हैं, उन्हें पैसे की पावर शो करने की जरूरत नहीं है। वे, उनको पता है कि उनके पास पैसा है, इतना ही उनके लिए बहुत है। उनको पता है कि उनके पास पैसा है, तो जब खुद के साथ उनका पैसा जुड़ा हुआ है, वो देख रहे हैं कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, तो उनका मन गर्व से फूला रहता है। वे बहुत खुश होते हैं कि चलो हमारे पास इतना पैसा है। बाकी उन्हें ढेर सारे सामान खरीद करके लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास पैसा है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? मैंने उनसे पूछा कि तो बहुत ढेर सारा सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा, यह देखिए सब उड़ गया, यानी सारा पैसा उड़ गया। उड़ गया मतलब अभी पैसा बह रहा था, अभी पैसा उड़ रहा है। उड़ने का मतलब खत्म हो जाना। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, यानी अब उनके पास रेल टिकट के लिए भी पैसा नहीं बचा है, यानी जितना पैसा उनके मनी बैग में था, उनके वॉलेट में जितना भी पैसा था, वो सारा पैसा खत्म हो गया। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता, यानी मुझे ये चीज समझ में आ गई कि अगर और ज्यादा, देखो पैसे उनके मनी बैग में बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गए हैं। अगर वहां और पैसे होते तो सामान और आता, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके पास पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए और सामान नहीं खरीदा जा सकता है। तो लेखक को लगता है कि जो सामान आया है वो इस वजह से नहीं आया है कि उस सामान की जरूरत थी, वो इस वजह से आया है कि पैसा उतना था। यानी जो सामान आया है वो पैसे के अनुपात में आया है, यानी अनुपात मतलब प्रोपोर्शन, रेशियो। तो जो सामान आया है वो उस रेशियो में, उस प्रोपोर्शन में आया है जितना पैसा था। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा सामान, कम पैसा कम सामान, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो अगर इनकी जरूरत कैसी भी हो, ज्यादा पैसा होता तो ज्यादा सामान आता, यानी जो सामान आया है वो उस पैसे की जो परचेजिंग पावर है उसके अनुपात में आया है। कितना सामान खरीद सकते हैं, कितनी उसकी परचेजिंग पावर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस अनुपात में पैसा आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। कह रहे हैं कि पहले शुरुआत में आपने पढ़ा कि पत्नी पर दोषारोपण कर दिया गया कि ये थी इसलिए सामान खरीद कर आ गया। अभी
ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पत्नी, और दूसरी बार आपने पढ़ा कि एक और एलिमेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत महत्व है इस सामान के खरीदे जाने में, वो है मनी बैक, परचेसिंग पावर, पैसे की गर्मी, एनर्जी। अभी एक तीसरा पॉइंट है, तीसरा तत्व है जो बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, और वो महत्व है बाजार। जो बाजार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो ना हो तो शायद ये सामान न खरीदा जाए। मैंने अपने मित्र से कहा कि इतना कुछ नाहक ले आए, नाहक यानी बेकार, बिना किसी काम के। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। मतलब जैसे किसी शैतान का जाल हो और आप जाके फंस जाएं, तो बाजार एक तरह का जाल है, आप उस जाल में जाकर फंस जाते हैं। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि कोई बेहया ही हो जो ना फंसे। बेहया, ये हया एक शब्द है। हाँ, बे जो है वो अरबी फारसी के उपसर्गों में आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा। तो हया मतलब होता है लज्जा, यानी शर्म आना। बेहया मतलब जिसके पास बिल्कुल शर्म ना हो, जिसके पास बिल्कुल लज्जा ना हो, जो बिल्कुल शर्म ना करता हो। तो कोई बेहया ही होगा, बिल्कुल ऐसा आदमी होगा जिसके अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं होगी, वही इंसान उस बाजार के जाल में नहीं फंसेगा, यानी वहां से सामान नहीं खरीदेगा। अन्यथा हर इंसान ऐसा होता है जो वहां से सामान खरीद लेता है। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, बुलाता है, आओ मुझे लूटो और लूटो। वास्तव में आप उसे नहीं लूट रहे हैं, वो आपको लूट रहा है। आप वहां से सामान खरीद रहे हैं और पैसे देकर जा रहे हैं, आप लूट कर जा रहे हैं। लेकिन वो कहता है आओ मेरा सारा सामान खरीद लो, यानी मुझे लूटो। मेरा ये रूप किसके लिए है? ये जो इतना सुंदर बाजार सजा हुआ है, ये किसके लिए है? आपके लिए। तो आइए लूटिए मुझे। अगर नहीं भी कुछ लेना है आपको, तो देखने में क्या हर्ज है? यानी अगर आपको कुछ लेने का मन नहीं है तो भी आप आइए, देखिए। अब वो बाजार आपको बुला रहा है अपनी तरफ, कह रहा है आइए यहां से सामान खरीदिए। लेकिन एक चीज यहां देखने वाली है कि इस आमंत्रण में खूबी है। एक खूबी का मतलब विशेषता, इसका एक फीचर है, एक गुण है, एक क्वालिटी है। क्या? कि यह आग्रह नहीं है। आमंत्रण मतलब किसी को इनवाइट करना, बुलाना। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करके बुलाना। तो कई बार जब आदमी को बुलाया जाए रिक्वेस्ट करके बार बार, तो वो उस तरफ नहीं जाएगा। ये स्वाभाविक है, मानव प्रवृत्ति है। जहां नहीं बोल जाने के लिए कहा जाए वहां आप पहले जाते हैं, और जहां जाने के लिए कहा जाए वहां आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे जाना। तो बाजार अगर बुलाएगा कि आओ आओ खरीदो, इस तरह का अगर वो रिक्वेस्ट करके बुलाएगा तो आप शायद न जाएं। इसलिए वह जो जो उसका आमंत्रण है, जो बुलाने का तरीका है, उसमें आग्रह नहीं है, उसमें उस तरह की रिक्वेस्ट नहीं है। क्योंकि जब वो रिक्वेस्ट करेगा ना, लिखा हुआ है कि आग्रह से तिरस्कार जगता है। तिरस्कार का मतलब किसी चीज को अवॉइड करना, उसका अपमान कर देना। तो इंसानों के सेंस में अपमान करना हो जाएगा, और अगर किसी वस्तु की बात है तो वहां पर उसे अवॉइड करना हो जाएगा। तो अगर आप रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं तो वहां पर एक तरह का तिरस्कार जगता है, उस इंसान को अवॉइड किया जाएगा, उसे एक तरह से उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाएगी, अपमान करना है, तिरस्कार भी। तो उसकी तरफ आदमी आकर्षित नहीं होगा। लेकिन बाजार ऐसा है कि उसका आमंत्रण मूक होता है। मूक माने चुप, वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसका इन्विटेशन पता है, सबको लग रहा है कि हाँ जाना है, जाना चाहिए। उसको देख करके वो खुश हो जाते हैं, वहां जाना चाहते हैं। लेकिन वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट करेगा तो आप शायद नहीं जाएंगे वहां पर। तो उसका इस तरह का इन्विटेशन है कि वो बुला भी नहीं रहा है और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर भी रहा है, आकर्षित कर रहा है, और आप उसे उसकी तरफ जाएंगे। तो इस तरह का जो आग्रह होता है, इस तरह का जो इन्विटेशन होता है, उससे चाह जगती है। चाह का मतलब कुछ पाने की इच्छा, कोई विश, किसी चीज़ की कमी आपको अपने अंदर लग रही है और उस कमी को पूरा करने के लिए आप बाजार की तरफ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगे तो आप नल की तरफ जाएंगे, पानी लेने जाएंगे। यानी आपके अंदर कोई कमी है, पानी की कमी हो रही है, आपको प्यास लग रही है, तो आप पानी लेने जाते हैं। तो बाजार इस तरह का है कि वो आपके अंदर एक चाह जगाता है, एक विश जगाता है, एक कमी पैदा कर देता है। वो कमी वास्तव में है नहीं, वो कमी पैदा कर देता है बाजार अपने आकर्षण से। और वो जब कमी आपको अपने अंदर लगती है तो आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ हमारे लिए बड़ी आवश्यक है, और उस चीज़ को आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जब आप वहां जाते हैं तो आपको लगता है कि वहां जब चौक में खड़े होते हैं, आप उस बाजार में खड़े होते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे पास जो कुछ है वो पर्याप्त नहीं है, बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। और यहां बाजार में क्या है, कितना अतुलित है, अतुलित, जिसकी तुलना ना की जाए। ठीक, यानी बहुत सारा है, इसको तो किसी चीज से इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती।
ओह, कोई अपने को अगर ना जाने, किसी इंसान को सच में अपना बोध ना हो, क्या करना है, कैसे करना है, क्या चाहिए हमें, तो ये बाजार उसे कामना से, कामना मतलब इच्छा, विश, कामना यानी विश, WISH, अपनी इच्छा से विकल करके छोड़े। विकल मतलब व्याकुल कर देना, व्याकुल मतलब परेशान कर देना। और व्याकुल ही क्यों, पागल, मतलब बाजार उसको पागल कर देगा। अगर आपको नहीं पता है कि बाजार में जाकर लेना क्या है, तो वो बाजार आपको एक तरह से पागल कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि क्या लेना है। हर चीज़ लगेगा आपको कि ले ले, हर चीज़ आप लेना चाहेंगे। और ऐसे में जब तक आपकी परचेसिंग पावर है, जब तक आपके पास पैसे हैं, तब तक आप सारी चीज़ें, चाहे वो आपके काम की हों और चाहे ना हो, आप सारी चीज़ें खरीदते जाते हैं। बाद में फिर आपको पश्चाताप होता है, पछतावा होता है कि अरे ये चीज़ तो हमने बेकार ले ली, इसका तो कोई काम ही नहीं है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से, असंतोष यानी सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतोष यानी सेटिस्फैक्शन। असंतोष में जिस व्यक्ति के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फैक्शन न होने की फीलिंग असंतोष है। तृष्णा, तृष्णा मतलब लालच, ग्रीड। ईर्ष्या यानी किसी से जेलस फील करना। ये क्यों ऐसा होता है? जेलस और तृष्णा और असंतोष की क्या बात है? पहला शब्द है असंतोष, यानी आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपको, आपके घर में जो चीज़ें हैं उन्हें देख करके आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, यानी और चाहिए मुझे। और चाहिए के चक्कर में आप जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीद ले आते हैं, लेकिन वास्तव में उन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा बिंदु है तृष्णा, मतलब लालच। तो आपके अंदर लालच, ये भी ले लें, ये भी ले लें, हमारे घर में ये भी चीज़ होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें इकट्ठा करने का जो लालच है वो आपके अंदर भी है। और तीसरा पॉइंट है ईर्ष्या। कई बार पड़ोसी के घर का जो टीवी है वो 50 इंच का है और आपके घर में 32 इंच लगा हुआ है, तो आपके अंदर एक जलन सी, अरे उसकी, वो तो कम कमाने वाला है, उसके पास तो इतनी बड़ी टीवी आ गई, हमारे घर में क्यों नहीं आई। तो ये है ईर्ष्या। यानी किसी की गाड़ी नई मॉडल की आ गई और आपकी पुरानी रह गई, तो ये नहीं कि आप भी मेहनत करके ले लें, ये तो एक हेल्दी कंपटीशन हो गया, लेकिन आप जलते रहे मन ही मन, उसके पास कैसे आ गई, कैसे ये गाड़ी बड़ी आ गई। ये है ईर्ष्या। और उस ईर्ष्या में जाके कई बार आप उससे बड़ी गाड़ी ले आते हैं, चाहे वो आपके उपयोग की हो चाहे ना हो। पड़ोसी के घर में उसकी फैमिली में, उसके परिवार में 6 सदस्य हैं, तो उसे 6 सदस्यों वाली गाड़ी चाहिए, उसने बड़ी गाड़ी ले ली। आपके घर में 3 सदस्य हैं, लेकिन आप भी उससे बड़ी गाड़ी लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ गाड़ी आपने अपने उपयोग के लिए नहीं ली है, बल्कि इस बात के लिए ली है कि आपका स्टेटस उसके स्टेटस से कितना हाई होना चाहिए। उसकी गाड़ी से बड़ी गाड़ी आपका स्टेटस तय करती है। तो इसलिए इंसान अगर इस तरह की बातें सोचेगा तो वो जो बाजार है उसे घायल करके पागल बना देगा, बिल्कुल बेकार कर देगा। एक और मित्र की बात बताता हूं। ये दोपहर के पहले के गए गए कहीं शाम को वापस आए। पहले मित्र के बारे में क्या बताया, वो गए और ढेर सारे बैग वैग ले करके आए। हमने पूछा कि कैसे ले आए, इतना सामान क्यों ले आए, तो कह रहे हैं कि पत्नी साथ थी इसलिए शॉपिंग हो गई, नहीं तो नहीं होती। दूसरे जो व्यक्ति हैं, दूसरा जो मित्र है, जब उसकी बात आती है तो वो कुछ खरीदा ही नहीं। उसने क्या किया, वो दोपहर के को बाजार गया और शाम को आया तो खाली हाथ, उसने कुछ नहीं खरीदा। कहाँ रहे इतनी देर, तो बोले कि बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार देखते क्या रहे, बोले कि क्यों, बाजार देखते रहे। मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, बोले हाँ, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि लूं तो क्या। कई बार आपने भी देखा होगा कि लोग बाजार घूमने जाते हैं, बाजार कुछ लेने नहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं मन बहलाने के लिए, और जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें उठा ले आते हैं। बचपन में आप मेला देखने गए होंगे, मेले में लोग कहते हैं कि मेला, मैंने अभी शब्द यूज किया मेला देखने, मेला क्या है, बाजार है, बड़ा बाजार है। जैसा बाजार रोज नहीं लगता है उस तरह का बाजार है, आपके उपयोग की हर तरह की चीज वहां उपलब्ध है। कहते हैं कि हम देखने जा रहे हैं, देखने का अर्थ यह नहीं होता है कि हम सिर्फ देखने जा रहे हैं, वहां देखने जाते हैं और बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आते हैं। हालांकि मेले का या बाजार का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, यानी जो कुछ भी आपकी नीड है वो नीड आपकी फुलफिल हो सके, ये बाजार का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन बाजार का उद्देश्य ये नहीं होकर कि ये हो जाता है कि आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जा सके।
अगर बाजार का ये उद्देश्य होता है तो ना तो और अगर आप उसके जाल में फंसकर वो सामान खरीद कर ले आते हैं तो ना तो बाजार का उद्देश्य पूरा होता है और ना आपका। लेकिन कमोबेश यह स्थिति हर जगह आजकल दिखाई पड़ती है। तो बाजार हम घूमने जाते हैं, शहरों में शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, शॉपिंग मॉल में हम घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट भी वहीं पर है, वहीं पर आप बच्चों के लिए खेलने कूदने की भी जगह है, शॉपिंग करने का तो है ही है, साथ में थिएटर भी है। तो आप एक ही जगह जा करके जो काम आपको नहीं भी करना है वो भी आप वहाँ कराएंगे। यानी वहाँ चले गए, आपके पास 2-3 घंटे बचे हुए हैं तो आप सोचेंगे चलो एक मूवी ही देख लेते हैं, या बच्चे ने देखा सामने अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिस पर बैठ करके घूमने का मौका मिल रहा है, झूले से लगे हुए हैं, या वीडियो गेम है वहाँ पर, तो वो देखेगा तो जिद करेगा, और जिद करेगा तो बच्चे की जिद आपको वहाँ पूरी करवानी ही है। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी है बाजार बनाने की, कैसा बाजार बनाया जाए कि ग्राहक वहाँ पर फंस सकें। आप बड़े शहरों में चले जाइए, दिल्ली में पालिका मार्केट है, सरोजिनी है, करोल बाग है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो शॉपिंग के लिए फेमस हैं। आप वहाँ जा करके बिना कुछ लिए वापस आ ही नहीं सकते। इस तरह से चांदनी चौक है, वहाँ जाएंगे आप, बाजार भरा पड़ा है, वहाँ जाकर के आप खो से जाएंगे। रात की चकाचौंध, रात में भी लाइट्स की चकाचौंध है, हर तरफ बिल्कुल लाइट्स लगी हुई हैं और सामान बिखरा हुआ है, हर कोई उसमें से खरीद रहा है, और आप भी सोचेंगे कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम वहाँ से खरीद लें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत नहीं भी हो, आप वहाँ चले जाते हैं और वहाँ सामान को देख करके आपको लगता है अच्छा ये सामान भी होता है ऐसा, अच्छा इसको ले लेते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है। तो वहाँ जाने पर आपको उस सामान की ज़रूरत महसूस होने लगती है। यानी बात आपको ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर वो उस चीज़ का लैक, उस चीज़ का अभाव नहीं है, लेकिन बाजार अपने प्रभाव से, अपने इफेक्ट से आपके अंदर एक कमी क्रिएट करता है, एक अभाव पैदा करता है। ऐसा आपके अंदर ये फीलिंग पैदा करता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, अगर ये चीज़ मेरे पास होती तो मैं ज़्यादा आसानी से ज़िंदगी बिता सकता था, मेरे लिए लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल होती। आप वो चीज़ खरीद लेते हैं। मैंने मित्र से जब पूछा कि क्यों नहीं कुछ खरीदा, तो उन्होंने बोला कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि न लूं तो क्या, अब न लूं तो क्या, यानी कि लूं तो क्या, मैं नहीं लूं तो क्या, इतना सारा बाजार है, उसमें करोड़ों करोड़ चीज़ें रखी हुई हैं, अगर उसमें से मैंने 2 चीज़ उठा भी ली इसका मतलब कि बाकी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। कह रहे हैं कि मेरा मन करता था कि सारी चीज़ें उठा लूँ, अब हर चीज़ उठा लेने का क्या मतलब है, अब पूरा बाजार तो खरीद के ला नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि मैं सारी चीज़ें उठा लूँ, लेकिन सारी चीज़ें तो ला नहीं पाया, इस चक्कर में मैंने कुछ नहीं लिया। कुछ अगर लेता तो उसका मतलब होता कि बाकी चीज़ों को छोड़ दिया मैंने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर आपको ठीक से पता नहीं है कि आपको चाहिए क्या, आप क्या खरीदना चाहते हैं, तब सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी। तो हर तरफ से ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये जो चाह है, ये जो विश है आपको घेर लेगी, और उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, त्रास, यानी आप दुखी हो जाएंगे। बस गति नहीं होगी, ना तो सही गति होगी, गति का मतलब सही दिशा में किया गया कोई काम नहीं हो पाएगा। तो जिस काम के लिए आप गए हुए हैं वह वहां संपन्न नहीं होगा। गए किस लिए हैं, अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए बाजार गए हैं, लेकिन वहां जाने पर आपको वह सामान न लेकर के बहुत सारी और चीजें लेने का मन करने लगेगा और आप अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो न गति होगी न कर्म होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाजार कैसे कैसे लोग जाते हैं, पहले मित्र गए और उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीद ली, पूछा गया तो उन्होंने अपनी पत्नी की बात कह दी कि उनकी वजह से खरीदा। दूसरे मित्र गए, उन्होंने कुछ लिया ही नहीं, कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था सब कुछ खरीद लूं, लेकिन सब कुछ कैसे खरीदूं, सारी चीजें तो खरीद नहीं सकते, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खरीद सका। तो इन दोनों उदाहरणों को दिखा करके लेखक पहले उदाहरण के द्वारा विशेष रूप से वो बताना चाहता है कि जो आप चीजें खरीदते हैं वो अपनी आवश्यकता के प्रोपोर्शन में, आवश्यकता के रेशियो में नहीं खरीदते हैं, यानी अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं खरीदते हैं, बल्कि इस हिसाब से खरीदते हैं कि वहां आपको, बल्कि इस हिसाब से खरीदते हैं कि आपके पास पैसे कितने हैं, परचेजिंग पावर आप में कितनी है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप बिना अपनी आवश्यकता को देखे हुए सामान खरीद सकते हैं। इसके आगे क्या होगा, बाजार हमें कैसा लाभ दे सकता है, क्या हर व्यक्ति बाजार के जाल में फंस जाता है या कुछ लोग बच भी जाते हैं, हमें बाजार जाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम बाजार के शैतानी जाल में फंसने से बच जाएं,
इन चीज़ों के साथ मैं अगले दिन आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।